So the topic of today's discussion is heat fins. यार हीट फिन्स होते क्या हैं? हीट फिन्स का मतलब है कोई भी ऐसा एक्सटेंडेड सरफेस जो हीट रिमूवल के लिए यूज़ किया जाए. लाइक आप अपनी बाइक देखिए, बाइक के इंजन के ऊपर एक एक्सटेंडेड सर्फेसेस होते हैं, जिगजैग. सो ऐसा पैटर्न मेटल का जो हीट को फर्स्ट कंडक्शन से लेता है अपने सोर्स से, और फिर उसके ऊपर जब एयर बहती है तो वो कूल हो जाता है. एक्सटेंडेड सर्विसेज आपके बाइक के ऊपर होते हैं, एक्सटेंडेड सर्विसेज आपके ट्रांसफार्मर में यूज़ होते हैं. आप सड़क पर चलते हुए किसी भी ट्रांसफार्मर को देखिए तो उसके ऊपर एक्सटेंडेड ऑयल लूप होती है, एक्सटेंडेड फिन्स लगे होते हैं मेटल्स के, जिसके अंदर से ऑयल बहता है. ठीक है, अब क्या हुआ, ऑयल को कूल होने के लिए ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर मिल गया एरिया का. तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कन्वेक्शन के लिए क्या है? Q is equal to HA delta T, where H is the convection coefficient of the corresponding medium and A is the area available for exposure. तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर एरिया अवेलेबल होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी. सो हीट फिन्स क्या करते हैं? वो एक्सटेंडेड एरिया प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर पर, बाइक के इंजन के ऊपर, ठीक है, या हाथी के कान. ठीक है, सो दिस इज द सिस्टम. सो दिस इज द हीट फिन्स सिस्टम. अब हीट फिन्स में क्या होता है? फर्स्ट तो हीट उस हीट फिन्स के बेस में थ्रू कंडक्शन जाती है, बिकॉज इट्स अ मेटल सरफेस. लेकिन बाद में फर्स्ट तो हीट फिन्स के बेस में हीट कंडक्शन से जाती है, और बाद में जब एयर या कोई भी फ्लूइड उसके ऊपर से जाता है तो उसको कूल डाउन करता है. ठीक है, सो दिस इज हीट फिन्स. हीट फिन्स कई टाइप की होती है यार, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर. अगर हीट फिन्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड द बुक ऑफ प्रोसेस हीट ट्रांसफर बाय कर्न. इसमें यार हीट फिन्स के बारे में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है. लाइक चैप्टर नंबर 16 में एक्सटेंडेड सर्फेस के बारे में दिया हुआ है. हीट फिन्स, टाइप्स ऑफ हीट फिन्स, डिफरेंट कैलकुलेशन फॉर हीट फिन्स, हाउ टू डिराइव द हीट एफिशिएंसी. ठीक है, जेपी हॉलमैन में भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो द रेक्टेंगुलर हीट फिन्स के जनरली 3 केसेस आते हैं. लाइक व्हाट आर द 3 पॉसिबल केसेस ऑफ हीट फिन्स? दैट हीट फिन्स, रेक्टेंगुलर हीट फिन्स में भी लाइक heat is very long. It is very long, and the end of at the end of the fin, the temperature is essentially that of flowing fluid. ठीक है. सेकेंड केस क्या होता है? फिन फाइनाइट लेंथ की है, ठीक है, और वो हीट लूज कर रही है. इसका सॉल्यूशन, सेकेंड केस का सॉल्यूशन हाइपरबोलिक फॉर्म में आता है. और थर्ड केस क्या हुआ? द एंड ऑफ द फिन इज इंसुलेटेड. ठीक है, तो एंड ऑफ द फिन इज इंसुलेटेड, इट मीन्स इसके एंड पे कोई कन्वेक्शन नहीं हो रहा है. सो जो फर्स्ट और थर्ड केस है, द एंड ऑफ द फिन इज इंसुलेटेड एंड द फर्स्ट केस इज द फिन इज वेरी लॉन्ग. इसका सॉल्यूशन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इजी है. बट जो सेकेंड केस है, लाइक दैट द फिन इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा टिपिकल है. जेपी हॉलमैन में इसका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं दिया हुआ है. ही हैज जस्ट रिटन द फाइनल एक्सप्रेशन. बीके दत्ता साहब ने एक्सप्लेन किया है. और हीट कंडक्शन बाय जीजी, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है. कौन साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है. सो आज हम तीनों केस को डिराइव करेंगे. और हीट फिन्स को अगर तुम डिराइव करोगे तो व्हेन यू कैरी आउट द हीट बैलेंस ओवर हीट फिन्स, द हीट बैलेंस रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, that d square theta upon dx square minus m square theta is equal to 0. So it's a differential equation, and the general solution of this differential equation is y is equal to c1 e की power mx plus c2 e की power minus mx. Okay,
The general solution of this differential equation d square y upon dx square minus m square y is equal to 0 may come in two forms. One is exponential form and second in hyperbolic form. Now what is sin hyperbolic x? Sin hyperbolic x क्या होता है? Sin hyperbolic x होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2. ठीक है, तो बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये हम साइन हाइपरबोलिक की फॉर्म में भी ले सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ले सकते हैं. सो फॉर सेकंड केस ऑफ द हीट फिन्स, लाइक वेयर द फिन इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, इस केस के लिए हम हाइपरबोलिक फंक्शंस का यूज करेंगे. सो लेट्स डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हीट फिन्स. So So let this be the heat fin. एक रेक्टेंगुलर हीट फिन है, ठीक है, और इसका जो हीट सोर्स है, ये फिन अपने इस वाले बेस से, विच आई हैव शोन एज ए द रेड मार्क, यहां से हीट ले रही है और थ्रू कंडक्शन इसके हीट फिन्स इस मेटल में जा रही है. और क्या हो रहा है यार, इसके ऊपर एयर बह रही है. तो एयर जब बहेगी तो वो इसकी हीट ले जाएगी. ठीक है, तो ये कंडक्शन कन्वेक्शन सिस्टम है, इसलिए इसको कंडक्शन कन्वेक्शन सिस्टम बोलते हैं. क्यों? कंडक्शन तो यहां से हो रहा है और कन्वेक्शन यहां से हो रहा है. ठीक है, तो कंडक्शन से इसके अंदर हीट आएगी और कन्वेक्शन इसको हीट को ले जाएगी. ठीक है, सो एक्सिस को, एक्स एक्सिस को यहां ये x और ये y ले लेते हैं. ठीक है, और ये z ले लेते हैं. ठीक है, x y z. ये एक स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ ले रहा हूं मैं इसकी. इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम हीट बैलेंस करेंगे. ये dx है, कंप्लीट लेंथ हम इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे. ये इसका बेस है एंड इसकी थिकनेस T है. ये डायमेंशन इसकी Z है. सो Z हो गया, L हो गया, T हो गया. ठीक है, dx हो गया. अब इसके बेस में जो हीट आ रही है वो कंडक्शन से आ रही है. सो qx heat is coming in this base and it is leaving the heat at this point as qx plus dx. तो अगर qx हीट आ रही है और qx प्लस dx हीट क्या होगी? qx प्लस dx हीट होगी टेलर एक्सपेंशन से हम निकालेंगे. सो एनी फंक्शन इफ वी नो द वैल्यू ऑफ fx, सो fx प्लस h इज fx प्लस h curly f by curly x. So if qx is a initial function and qx plus dx is the final function, so the value of qx plus dx is qx plus dx into curly q over curly x. Okay, so we'll use this Taylor expansion for derivation of qx plus dx.
हीट इसमें कैसे आएगी, हीट इसमें कंडक्शन से आएगी, और कंडक्शन के लिए क्या लॉ यूज होता है, फॉरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ये हीट फिल्म लूज कन्वेक्शन से करेगी, कन्वेक्शन के लिए कौन सा लॉ होता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, Q इज इक्वल टू HA डेल्टा T। मान लो इसका टेम्परेचर एट एनी पॉइंट इज T, एट एनी पॉइंट द टेम्परेचर इज T। सो T किसी भी इंस्टेंट पे टेम्परेचर है, किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग x पे, ठीक है। और जो बेस पे टेम्परेचर रहेगा ना यार, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है कि जो बेस पे, मैं बेस को रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बिकॉज बेस पे जो टेम्परेचर होगा वो T0 होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, सारा का सारा हीट सोर्स तो T0 पे ही है, बेस ही तो हीट दे रहा है, और जो एयर बह रही है इसके ऊपर उसका टेम्परेचर फ्री स्टीम टेम्परेचर है T इन्फिनिटी। T इन्फिनिटी क्यों, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट नोटेशन यूज करती है। T इन्फिनिटी मतलब एयर के टेम्परेचर में तो कोई ड्रॉप आएगा नहीं, दैट इज इनफाइनाइट सोर्स, इनफाइनाइट सिंक, ठीक है। तो इसको हम T इन्फिनिटी से प्रेजेंट करेंगे। तो बेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, T0 माइनस T इन्फिनिटी, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे टेम्परेचर, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है T माइनस T इन्फिनिटी। So T minus T infinity is the potential difference available for convection, ठीक है। नाउ ये एक रेक्टेंगुलर फिन है, इसके लिए हम डिराइव कर रहे हैं। So एनर्जी कंडक्टेड इन लेफ्ट फेस, ये स्मॉल डिफरेंशियल, एक डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है। और ये स्मॉल डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम देखो ऐसा है, ये इसका टॉप सरफेस हो गया, ये इसका टॉप सरफेस हो गया। तो इस टॉप सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग बॉटम सरफेस भी है, वहां पर भी हीट का एक्सपोजर, वहां पे भी एयर का एक्सपोजर हो रहा है, वहां से भी हीट जाएगी। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, अब जो टॉप सरफेस है इसका एरिया कितना है बताओगे, लाइक ये dx है, ठीक है, और ये तो dx हो गया, ठीक है, ये dx हो गया, और ये लेंथ कितनी है z। तो एरिया अवेलेबल फॉर एक्सपोजर कितना हो गया, z मल्टीप्लाइड बाय dx, z मल्टीप्लाइड बाय dx, ये टॉप पे हो गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये तो टॉप सरफेस हो गया, बॉटम सरफेस पे भी हीट लॉस हो रहा है, वहां पे कितना आ रहा हो गया, वहां पे हीट हो गया z इंटू dx, बॉटम में भी हो गया। तो टोटल एरिया टॉप और बॉटम का कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ z इंटू dx। सिमिलरली यहां पर कितना एरिया है, यहां पे ये कितनी है, ये जो इसकी थिकनेस है t है, और ये dx है, तो एरिया कितना हो गया, dx इंटू टी, एरिया कितना हो गया dx इंटू टी, और dx इंटू टी यहां पर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया कहां अवेलेबल, एक यहां पे भी अवेलेबल होगा, ये तो फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है, ठीक है। तो वहां पे भी एरिया कितना होगा dx इंटू टी, तो टोटल एरिया कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ dx इंटू टी। सो ट्वाइस इंटू dx इंटू टी प्लस ट्वाइस इंटू dx इंटू z, तो एरिया कितना हो गया, ट्वाइस इंटू dx इंटू टी प्लस ट्वाइस इंटू dx इंटू z, 2dx कॉमन आ गया, t प्लस z, dx इंटू ट्वाइस ऑफ t प्लस z, अब यार ये जो z प्लस टी है ना, z प्लस टी और ट्वाइस किया है, तो z प्लस टी, ये क्या हो गया, ये इसकी पेरीमीटर हो गई, तो एरिया अवेलेबल मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ z प्लस टी की जगह लिख रहा हूं मैं p, केवल पेरीमीटर, और dx किससे मल्टीप्लाइड है, ट्वाइस ऑफ z प्लस टी से, तो एरिया कितना हो गया p dx, वेयर p इज ट्वाइस ऑफ z प्लस टी। इज इट क्लियर? So area available for heat loss is
p into dx, where p is the total perimeter, p is twice of z plus t. So qx is minus ka dt by dx, that is energy conducted in left phase. qx plus dx, energy conducted out of the right phase, this point is minus ka dt by dx at x plus dx, or say it is minus ka dt by dx plus d square t by dx square into dx. So this is equation number 1, this is equation number 2, this is qx plus dx. So input या आउटपुट. अच्छा, हीट लॉस बाय कन्वेक्शन कितना रहेगा? हीट लॉस्ट बाय कन्वेक्शन इज एच ए डेल्टा टी. तो ए कितना था? ए था ट्वाइस ऑफ टी प्लस जेड, ट्वाइस ऑफ टी प्लस जेड इंटू डी एक्स, और से पी डी एक्स. सो एच ए पी डी एक्स एरिया डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? किसी भी इंस्टेंट पे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? टी माइनस टी इन्फिनिटी. सो टी माइनस टी इन्फिनिटी. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. ओके, नाउ इनपुट क्या रहेगा? इनपुट इज qx, आउटपुट ये है. सो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस कंजप्शन, दैट इज लॉस बाय कन्वेक्शन. तो लिखो, बैलेंस करो. सो माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, या यूँ कहो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. सो माइनस के डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स माइनस, मैंने एक्सपेंड कर दिया इसको, माइनस के ए डी स्क्र टी अपॉन डी एक्स स्क्र इंटू डी एक्स प्लस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन कितना है? एच पी डी एक्स टी माइनस टी इन्फिनिटी, एच पी डी एक्स टी माइनस टी इन्फिनिटी. ठीक है. कुछ कैंसिल हो रहा है? ये से ये कैंसिल हो गया. ये इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, टेक दिस एज ए लेफ्ट साइड, इसको भी इधर ले जाओ. द इक्वेशन बिकम्स, और दोनों साइड डिवाइड कर दो के ए से. सो डी स्क्र टी बाई डी एक्स स्क्र, कुछ कैंसिल हो रहा है? डी एक्स, हाँ डी एक्स कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा. डी एक्स स्क्र डी एक्स माइनस एच पी अपॉन के ए टी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2, 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. डी स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी और टी माइनस. ओके. ओके. नाउ अब एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं. पुट टी माइनस टी इन्फिनिटी एज थीटा. ठीक है. तो टी इन्फिनिटी क्या है? टी इन्फिनिटी तो एयर का टेम्परेचर है, वो तो कांस्टेंट रहेगा. टी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है. यहाँ पे दोनों को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स माइनस टी इन्फिनिटी का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, इज इक्वल टू
d theta by dx, and similarly d square t by dx square is equal to d square theta by dx square, करेक्ट. सो इस चीज को, इस वेरिएबल कन्वर्जन को हम इक्वेशन नंबर 4 में यूज करेंगे. तो इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी? इट विल बिकम डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी अपॉन के ए थीटा इज इक्वल टू 0. So this is equation number 5. So have you seen this equation before? Compare it with थीटा को y में ले जाओ तो क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, और एच पी अपॉन के क्या है? एक कांस्टेंट है. एच पी अपॉन के एक कांस्टेंट है ना, बिकॉज एच क्या है? एच कन्वेक्शन कोएफिशिएंट है, पी पेरीमीटर है, के कंडक्टिविटी है, ए एरिया है, ऑल आर कांस्टेंट्स. सो टेक एच पी एज ए कांस्टेंट, take it is equal to m square. So it becomes d square theta upon dx square minus m square theta is equal to 0. So this is equation number 6. Have you seen this equation before? D square y upon dx square minus m square y is equal to 0. What is the general solution of this differential equation? The general solution of this differential equation, d square y upon dx square minus m square y is equal to 0 is equal to, the solution is y is equal to c1 e की power mx plus c2 e की power minus mx, or y is equal to c1 sin hyperbolic mx c2 cos hyperbolic mx. Okay, so we will use this general solution for the solution of equation number 6. अब किसी भी differential equation को solve करना तो क्या करेंगे हम? जनरल सॉल्यूशन तो आ जाएगा, पार्टिकल सॉल्यूशन कैसे आएगा? हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे. नाउ व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस हीट बैलेंस ऑफ द हीट फिन्स? द बाउंड्री कंडीशन इज, फिन पे देखो, बाउंड्री कंडीशंस केस वाइज पे डिपेंड करेगी, तुम कौन सा केस ले रहे हो. लाइक फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन तो तीनों केसेस में कॉमन रहेगी. क्या? एट द बेस, एट दिस बेस, what is t naught minus t infinity? T naught minus t infinity is theta. ठीक है? What is theta? Theta is equal to t minus t naught. तो जब बेस को लेंगे तो वो t naught मैंने पहले बताया था, तो that will be represented as theta naught. So theta naught is equal to t naught minus t infinity is a constant. क्योंकि बेस का टेम्परेचर कांस्टेंट मानेंगे हम. t infinity भी कांस्टेंट है, तो it implies t naught minus t infinity is a constant, hence theta naught is a constant. So the boundary condition is at x is equal to 0. देखो x यहां से बिगिन हो रहा है, x यहां से बिगिन हो रहा है, और x के अब एंड क्या है? x इक्वल टू l एंड है, और x इक्वल टू 0 बेस है. सो एट द बेस एट x इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट. सो द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन फॉर एवरी दिस केस इज, now what is this? This is our variable. ठीक है, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ये इसको हम यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस के लिए. सो द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज एट x इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट. थीटा नॉट is equal to t naught minus t infinity. इसको लिखो BC1, बाउंड्री कंडीशन नंबर 1. ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन सब में कॉमन रहेगी. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन केस वाइज डिफरेंट करेगी. नाउ व्हाट आर द पॉसिबल केसेस फॉर दिस हीट फिन? फर्स्ट केस को लेते हैं. फर्स्ट केस क्या है? द फिन इज वेरी लॉन्ग. द फिन इज वेरी लॉन्ग. अगर ये फिन बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तो क्या होगा? सारी हीट यहीं से ही लूज हो जाएगी. ठीक है ना, यहीं लॉस्ट हो जाएगी, और द एंड ऑफ द फिन जो है ना, वो एयर के टेम्परेचर में ही हो जाएगा. कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब सारी हीट यहीं पे ही लॉस्ट हो गई तो एंड पे तो हीट लॉस्ट होने के लिए रहा ही नहीं. सो x इक्वल टू l पे
टी कितना होगा, टी कितना होगा फिन का, एसेंशियली दैट इज अ फ्लूइड, टी इंफिनिटी. So the first case number 1, fin is very long and the temperature at the end of the fin is of surrounding fluid. Means it implies, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो कंडीशन हो गई, फिजिकल सिचुएशन हो गई. अब इस फिजिकल इक्वेशन को, फिजिकल कंडीशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी फिजिकल फिनोमेना को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने में व्हाट वी कॉल, दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस मॉडलिंग. नाउ ये बात तो ध्यान देने योग्य है कि यहाँ जो पुट HP upon K is equal to m square. ओके, लिखना जरूरी है, अदरवाइज ध्यान नहीं रहेगा. So the fin is very long and the temperature at the end of the fin is of surrounding fluid. So the first case, the boundary condition is, the boundary condition number 1 is theta is equal to theta naught at x equal to 0, and the boundary condition number 2 is theta is equal to 0 at x is equal to infinity. अब देखो मैंने क्या बोल दिया, थीटा इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू इन्फिनिटी, एट x इक्वल टू इन्फिनिटी थीटा इज इक्वल टू 0. जब फिन वेरी लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यार, वेरी लॉन्ग को हम कहेंगे लेट L इज इन्फिनिटी, बहुत लॉन्ग है, और एट x इक्वल टू इन्फिनिटी थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज थीटा, थीटा इज t माइनस टी इन्फिनिटी. तो जब टेम्परेचर ऑफ द फिन इज ऑफ सेम एज फ्लूइड, तो ये कितना हो गया, टी इन्फिनिटी हो गया, टी इन्फिनिटी माइनस टी इन्फिनिटी क्या हो गया, 0. तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0. सो इट बिकम्स थीटा इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक है, नाउ तो सॉल्व करो इसको, इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करो फर्स्ट केस के लिए. डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0. सो डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6 का जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू c1 e की पावर mx प्लस c2 e की पावर माइनस mx. ठीक है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन. नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन. ठीक है, द बाउंड्री कंडीशन इज एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, तो यहां x इक्वल टू 0 पुटअप करो, यहां भी x इक्वल टू 0 पुटअप करो, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट. ठीक है, तो पुटअप करो x इक्वल टू 0, e की 0 क्या हो जाएगा 1, e की माइनस 0 क्या हो जाएगा 1. So C1 plus C2 is equal to theta naught. So it implies applying the first boundary condition implies theta is equal to theta naught is equal to ये भी 0, e की 0 1 C1 plus C2. So
C1 प्लस C2 इज इक्वल टू थीटा नॉट। ठीक है, ये आ गया। इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं इसको हम, इक्वेशन नंबर 7 ले लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है? सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है एट x इक्वल टू इंफिनिटी, एट x इक्वल टू इंफिनिटी थीटा इक्वल टू 0। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? जनरल सॉल्यूशन को हम इक्वेशन नंबर, इसको हम जनरल सॉल्यूशन को इक्वेशन नंबर 7 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम 8 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सो जनरल सॉल्यूशन 7 में पुट अप करो सेकंड बाउंड्री कंडीशन, ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट अप करो इसमें, तो इट बिकम्स x की जगह इंफिनिटी लिखो, तो e की माइनस इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में जाके 1 upon infinity, 1 upon infinity is equal to 0, ये तो वैनिश हो जाएगा एंड इट विल बिकम इंफिनिटी। इंफिनिटी, और थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 0, 0 दी हुई है। थीटा इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन तो अटल सत्य है, ये चेंज नहीं हो सकती। तो क्या हो सकता है? अगर ये 0 आ रहा है इज इक्वल टू C1 e की पावर इंफिनिटी, तो कब पॉसिबल है? ये जब भी पॉसिबल है जब C1 की वैल्यू 0 हो। इट इंप्लाइज दैट C1 इज 0। सो applying the second boundary condition implies C1 is 0. This is equation number 9. ठीक है, लेकिन इक्वेशन नंबर 8 में क्या निकल के आया था? इक्वेशन नंबर 8 में निकल के आया था C1 प्लस C2 इज इक्वल टू थीटा नॉट। अब C1 की वैल्यू तो 0 आ गई, C1 की वैल्यू 0 आ गई, C1 प्लस C2 की वैल्यू थीटा नॉट है, तो ये वैनिश हो गया। इट मींस C2 की वैल्यू क्या आ गई? C2 की वैल्यू आ गई थीटा नॉट। C2 की वैल्यू क्या आ गई? थीटा नॉट। सो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू थीटा नॉट, इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 9 implies C1 is 0, hence C2 is equal to theta naught. Now what was the general solution? Theta is equal to C1 e की पावर mx plus e की पावर minus mx, e की पावर mx plus C2 e की पावर minus mx। C1 0 हो गया, so theta is equal to C2 की वैल्यू क्या है? C2 की वैल्यू तो ये थीटा नोट है, so थीटा इज इक्वल टू C1 e की पावर माइनस C2 e की पावर माइनस mx, और C2 की वैल्यू क्या निकल के आई है? C2 की वैल्यू निकल के आई है थीटा नॉट e की पावर माइनस mx। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। नाउ व्हाट इज थीटा अपॉन थीटा नॉट? व्हाट इज थीटा अपॉन थीटा नॉट? इट इंप्लाइज थीटा अपॉन थीटा नॉट इज e की पावर माइनस mx। बेसिकली थीटा है क्या? थीटा इज t माइनस t इंफिनिटी, यही तो हमने वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया था। एंड व्हाट इज थीटा नॉट? थीटा नॉट इज t नॉट माइनस t इंफिनिटी इज इक्वल टू e की पावर माइनस mx। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट केस। नाउ अब इसका थीटा तो हमने निकाल लिया, इसको यूज कैसे करेंगे? जो फिन है, फिन के बेस में हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है? Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स हो रहा है। तो डी टी बाई डी एक्स क्या है? बेसिकली डी टी बाई डी एक्स क्या लिखा था हमने? डी टी बाई डी एक्स जो था दैट इज डी थीटा ओवर डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स इज डी थीटा ओवर डी एक्स, और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू अगर आ जाए तो हमें पता चल जाएगा डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 बेस। तो डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू अगर बेस पे पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा बेस के अंदर कितनी हीट आ रही है, और वही हीट लॉस्ट हो रही है। सो डी थीटा ओवर डी एक्स कैसे निकालेंगे? यहां से थीटा नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो डी थीटा ओवर डी एक्स निकालो। इससे डी थीटा अपॉन डी एक्स इज
थीटा नॉट ऐसे ही रह जाएगा, ई की पावर माइनस एम एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, माइनस एम ई की पावर माइनस एम एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, 0, एक्स की वैल्यू 0 है तो ई की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1। सो डी थीटा ओवर डी एक्स इज थीटा नॉट माइनस एम, और एम क्या था, दैट वाज अंडर द रूट एच पी ओवर के ए, एच पी ओवर के ए इंटू ई की पावर 0, बिकॉज हम बेस पे निकाल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 0 लेंगे। सो ये क्या वैल्यू आ गई, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स अंडर द रूट एच पी अपॉन के ए। सो ये क्या आ गया इंटू थीटा नॉट। सो द हीट ट्रांसफर इज, ये हाफ इसकी पावर कैंसिल कर देगा, इट विल कम आउट टू बी अंडर द रूट एच पी के ए theta naught. So this is the value for first case.